मेरे मित्र कुलदीप मिश्र लिखते हैं, ठीक है कि फिजा ठीक नहीं, मालूम है कि माहौल डर का है, कि किसी का हाथ छूना नहीं है पर किसी का साथ छोड़ना नहीं है। कल जब सब कुछ सही हो जाएगा तो देखना, हमारे इन्हीं आसमानों में उड़ते हुए पंछी कहेंगे कि कमबख्त इंसानों की इस जिद्दी जात ने एक लड़ाई और जीत ली। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं उम्मीद की बात, जिसमें हम आपको बताते हैं इस जिद्दी नस्ल की कुछ ऐसी कहानियां जो महामारी के इस बुरे दौर में भी हमें चलते रहने को कहती हैं, हमें खुद की और औरों की मदद करने को मोटिवेट करती हैं। कहानियां इंडिविजुअल्स की, कहानियां संस्थाओं की, कहानियां उम्मीद की। उम्मीद की बात के पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने आपको एम्बुलेंस से जुड़ी कई स्टोरीज बताई, कबाड़ से बनाई एम्बुलेंस के बारे में भी बताया, बनारस की बाइक एम्बुलेंस की जानकारी दी। आज जानिए ऑटो एम्बुलेंस की कहानी। भोपाल के ऑटो चालक हैं जावेद खान। इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर तक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाए हुए हैं। उन्होंने अपने ऑटो में ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा लिया है और मरीजों को घर से हॉस्पिटल लाने ले जाने की सेवा दे रहे हैं और इसके लिए पैसे भी नहीं ले रहे। ऑटो एम्बुलेंस चालक जावेद खान के अनुसार उन्हें इसके वास्ते अपनी पत्नी का सोने का लॉकेट बेचना पड़ा। वो अब तक करीब दर्जन भर मरीजों को निःशुल्क अस्पताल ले जा चुके हैं। वो अपने ऑटो एम्बुलेंस को रोज सैनिटाइज भी करते हैं। 4 से 5 घंटे लाइन में लगकर अपने खर्चे पर इस ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल भी करवाते हैं। मरीजों की सेवा में कोई व्यवधान ना हो, इसके चलते उन्होंने इस बरस रोजे भी नहीं रखे। न्यूज चैनल, अखबारों में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखा कि लोग अपने माँ बाप को कंधे पे लेके जा रहा है, कोई ठेले पे लेके जा रहा है, कोई साइकिल पे लेके जा रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन की कमी से उसकी मृत्यु हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने समाज के लिए, मानवता के लिए आगे आ सकते हैं। तो मैंने इस ऑटो को एम्बुलेंस बनाया कि जिसको एम्बुलेंस नहीं मिलती है उसको मैं इसके जरिए छोड़ सकता हूँ हॉस्पिटल तक। ऐसे अब तक कितने मरीज हैं जिनको आपने ऑक्सीजन लगा करके फिर अस्पताल तक छोड़ा? ऐसे 4 मरीज हैं जिसको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो सीरियस आया, उनको लगा के छोड़ा है हमने। दूसरी उम्मीद की बात गुजरात के अहमदाबाद से। यहाँ वस्त्रापुर की डीएचसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। जल्द ही ऑक्सीजन की व्यवस्था ना होती तो जानिए कि उस वक्त हॉस्पिटल में जो 35 मरीज थे उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। ऑक्सीजन सप्लाई वाली जगह से डीएचसी हॉस्पिटल की दूरी करीब 20 किलोमीटर थी। ऐसे में चांगोदर पुलिस ने तुरंत एक ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण करके 20 मिनट में ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक पहुंचाई। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 2 पीएसआई और पुलिस की टीम कॉन्वॉय में थे। इनके भी प्रयासों को हमारा प्रणाम। तीसरी उम्मीद की बात तमिलनाडु से। यहाँ के कोयम्बटूर जिले में एक गांव है नल्लीकोंडन पलयम। यहाँ के एक व्यक्ति हैं थौमनी, चाय की दुकान चलाते हैं। थौमनी बढ़ते कोविड के मामलों और ग्रामीणों की मास्क के प्रति उदासीनता को लेकर चिंतित थे। जागरूकता पैदा करने का सबसे आसान तरीका उन्हें ये लगा कि लोगों के पसंदीदा नेताओं के माध्यम से उनके लिए एक उदाहरण सेट किया जाए। तो उन्होंने अपनी चाय की गुमटी के पास जयललिता और एमजीआर की प्रतिमाओं पर मास्क लगा दिए। ये उनकी गुमटी के पास प्रतिमाएं थी। चुनाव के दौरान तमिलनाडु में कोविड केसेस में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। जिस जिले के थौमनी है यानी कोयम्बटूर, वहां इस वीडियो के शूट होने तक कोरोना के चलते 720 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 7000 के करीब एक्टिव कोरोना पेशेंट हैं। ऐसे में हमारी प्रार्थना है कि थौमनी की ये छोटी सी दिखने वाली पहल लोगों पर बड़ा असर करे। चौथी उम्मीद की बात भेजी गई है बालाघाट से टीवी टुडे नेटवर्क के रिपोर्टर अतुल वैद्य के द्वारा। उन्होंने अपनी स्टोरी के नायकों को अननोन वॉरियर्स कहा है। और ये अननोन वॉरियर्स कौन है? बालाघाट के दर्जन भर के करीब ई रिक्शा चालक जो सुबह से लेकर शाम तक मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने के काम में जुटे हैं। इतना ही नहीं, ये ई रिक्शा चालक बुजुर्गों या अकेले रहने वाले कोविड पेशेंट्स तक राशन और दवाई पहुंचाने का काम भी बखूबी कर रहे हैं। सबसे सुंदर बात यह है कि जहां एक तरफ हर जगह से दवाई, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस की कालाबाजारी, उनके महंगे होते दामों की खबरें आ रही हैं, वहीं इन ई रिक्शा चालकों ने अपने रेट नहीं बढ़ाए। यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि मुफ्त भी तो नहीं किया। याद रखिए, इन रिक्शा चालकों को अपना घर भी चलाना है। हम मरीजों को लाना ले जाना करते हैं अस्पताल में और उनकी सेवा करते हैं। और घर से फ़ोन आता है तो हम मरीज को लेके भी आते हैं हॉस्पिटलों में। कभी यहाँ इलाज नहीं होता तो कभी दूसरे हॉस्पिटल ले जाते हैं और इससे हमारा परिवार चल सके, इसकी आमदनी आना चाहिए। हिसाब से हम कोविड वाले को भी लेते लाते हैं। कोई भी साथ मेरा ऐसा नहीं पूछते कि कोई भूल गया, उनको तो अपना परिवार देखने के लिए, ऐसे के लिए अपन सबको लेके आते हैं। ये अननोन वॉरियर्स हमारी उम्मीद की बात में इसलिए ताकि हमें पता चले कि कई बार केवल अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन भर कर देने से समाज का आप पर्याप्त भला कर देते हैं। अब
उम्मीद की बात में अगली बात, फ्रंटलाइन वर्कर्स की कई कहानियां हमने आपको सुनाई। कई वर्कर्स को समाज की सेवा के दौरान निजी जीवन के कष्टों और चिंताओं को कुछ साइड में रखना भी पड़ा। ऐसे ही 2 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, शिल्पी और राकेश। आइए एक एक करके इनके काम के बारे में जानते हैं। 29 साल की शिल्पी उदयपुर की MB हॉस्पिटल में नर्स हैं। उनकी मां कोविड संक्रमण के चलते ICU में भर्ती हैं, साथ ही एक 2 साल का बच्चा है। शिल्पी ने घर का ऐसा सेटअप और मां की इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी अपना जॉब नहीं छोड़ा, मरीजों की सेवा में लगी हैं। अपने और अपने काम के बारे में बहुत मुख्तसर सी बात कहती हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर हैं डॉक्टर राकेश मालवीय। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के फिजियोलॉजी विभाग में काम करते हैं। पिछले साल कोरोना की फर्स्ट वेव के चलते हमीदिया अस्पताल के कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी इन्होंने ही संभाली थी। मतलब मरीजों को समय पर खाना मिला कि नहीं, वार्ड में सब ठीक है कि नहीं, ड्यूटी स्टाफ समय पर आया कि नहीं, ये सुनिश्चित करना डॉक्टर राकेश के जिम्मे है। इस वक्त डॉक्टर राकेश के परिवार के 6 लोग कोरोना संक्रमित हैं, पिता, माँ, 2 भाई, बेटा और बेटी। इसके बावजूद डॉक्टर राकेश मालवीय सामान्य दिनों की तरह सुबह सवेरे हमीदिया अस्पताल पहुंच जाते हैं और दिन भर लगे रहते हैं। जब राकेश के बच्चे उन्हें बिना छुट्टी लिए इतनी लंबी ड्यूटी करने से मना करते हैं तो उन्हें अपने बच्चों को यह एहसास कराना होता है कि मरीज़ को किस चीज़ की ज़रूरत है और अस्पताल में वो चीज़ मौजूद है या नहीं, ये सब देखने का काम उनके ज़िम्मे है। इसलिए बिना रुके, बिना थके फ़र्ज़ को निभाना है। उम्मीद की बात में अगला जिक्र इंडियन रेलवे का। सर्विसेज देने के मामले में देश का सबसे बड़ा संस्थान। आज बात इसकी ऑक्सीजन एक्सप्रेस इनिशिएटिव की। कई दिनों से भारतीय रेलवे का ऑक्सीजन एक्सप्रेस ज़रूरतमंदों तक ऑक्सीजन सप्लाई कर जान बचा रहा है। खाली टैंकरों वाली पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस 19 अप्रैल को मुंबई से विशाखापट्टनम के लिए चली थी, वहां से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी कि LMO लाने के वास्ते। तब से अब तक इसका जाल हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, UP, MP और दिल्ली तक में फैल चुका है। इन राज्यों में से ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन की भारी किल्लत चल रही है। भविष्य में भी रेलवे ज़रूरत के हिसाब से सभी राज्यों को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सर्विस उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इस स्टोरी के आखिरी में ये भी जान लीजिए कि लिक्विड ऑक्सीजन एक क्रायोजेनिक कार्गो है। क्रायोजेनिक कार्गो मतलब किसी गैस के तापमान को कम करके उसे लिक्विड में बदल कर फिर ट्रांसपोर्ट करना। अब क्रायोजेनिक कार्गो की अपनी सीमाएं होती हैं, जैसे गति, एक्सीलरेशन और ब्रेक की सीमाएं। साथ ही इसे लोड अनलोड करने के दौरान भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे में साफ है कि सुरक्षित, तेजी से और ज़्यादा से ज़्यादा LMO के ट्रांसपोर्टेशन का काम सबसे बेहतरीन ढंग से भारतीय रेल ही कर सकती है। 1-2 नहीं, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में जिंदगियां बचा सकती है। हाफते हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी उम्मीद की बात बन सकती है। आज के एपिसोड में आखिरी उम्मीद की बात तेलंगाना से। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव, शॉर्ट में सब कहते हैं KCR। ये स्टोरी उनकी या किसी अन्य बड़े राजनेता की होती तो शायद उम्मीद की बात में ना होती, कई कारणों के चलते। जैसे अव्वल तो समाज का भला करना इनके KRA का हिस्सा है। दूसरा, अगर वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सेवा करेंगे भी तो खबरों में आ ही जाएंगे। तो बात मुख्यमंत्री की नहीं, उनकी बेटी कविता की। हालांकि कविता भी MLA है, लेकिन उम्मीद की बात में उनका जिक्र अपने उस कार्य के चलते जो उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में किया। वो व्यक्तिगत रूप से उन सभी SOS संदेशों को हैंडल कर रही हैं जो उन्हें महामारी के चलते मिल रहे हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत 2020 में ही कर दी थी, जब कोरोना की पहली वेव आई थी। अब जब दूसरी वेव पहले से कहीं घातक सिद्ध हो रही है, कविता ने 24/7 काम करने वाली कोविड सपोर्ट हेल्पलाइन भी लॉन्च की है। इस हेल्पलाइन से तेलंगाना के लोगों को बुनियादी ज़रूरतों और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान हुई है। इससे पहले उन्होंने ट्विटर के माध्यम से अपील की थी कि जिस किसी को भी सहायता की ज़रूरत हो वो उनके हैदराबाद और निज़ामाबाद के कार्यालयों के नंबर पर संपर्क कर सकता है। नीचे फ्लैश हो रहे इन नंबर्स पर कॉल करके तेलंगाना के नागरिक कोविड से जुड़ी सहायता पा सकते हैं। इन नंबरों पर फ़ोन करके आपको जो अनुभव हो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे अगर आप कविता के ट्विटर अकाउंट पर जाएंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि वो कैसे पर्सनल कैपेसिटी में लोगों की हेल्प कर रही हैं। साथ ही MLA और CM की पुत्री होने के नाते जो उनकी पहुंच है, जो कि बहुत ज़्यादा ही होगी, उसमें भी लोगों की मदद कर रही हैं। उम्मीद की बात में आज इतना ही। अब आखिरी में उम्मीद का संदेश, और ये दे रहे हैं सायम खान। पहली वेव के दौरान उन्होंने भोपाल में 3 सामुदायिक रसोइयाँ शुरू की थी। अब की वो भोपाल के लोगों को कोविड से जुड़ी वेरीफाइड जानकारियाँ और इमरजेंसी में ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं लोगों की इस तरीके से हेल्प करता हूं कि जो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है मैं उनको और वेरीफाई करने के लिए HL साइट पे जाता हूं और उनकी वीडियोस शूट करके लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। चाहे वो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी के रिलेटेड बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के रिलेटेड बात हो, मेडिसिन सही रेट में सही लोकेशन पर भोपाल में कहाँ मिलेगी, वो सारी चीज़ें नंबर्स और डिटेल्स में वेंडर की अपनी वीडियोज़ में शेयर कर देता हूँ। चाहे बात करें अगर ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन किस प्लांट पे भोपाल में भरी जा रही है और किस प्रोसेस से भरी जा रही है, वो मैं लोगों को सही इन्फॉर्मेशन बताता हूँ।
इसके साथ साथ जितने लोग मुझे पर्सनल में मैसेज करते हैं बेड के रिलेटेड, वेंटिलेटर के रिलेटेड, मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको बेड्स और वेंटिलेटर भी अरेंज कराने की कोशिश करता हूं, जिसमें से काफ़ी सारे लोगों की हेल्प हो जाती है। स्टैंड बाय के अंदर मैंने कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी गाड़ी में रखे हैं। इन केस मेरे पास कोई भी कॉल आता है कि हमें ऑक्सीजन अभी चाहिए या हॉस्पिटल जाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इस केस में मेरे पास कुछ ऑक्सीजन टैंक भी रहते हैं, तो वो मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, ताकि स्टैंड बाय में थोड़ी देर तक लोगों के पास बैकअप रहे, ताकि उनका हॉस्पिटल या बेड जब तक अरेंज हो जाए। मैं अपनी तरफ से ये मैसेज इस वीडियो में देना चाहूँगा सबको कि प्लीज़ अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, जिनको कोविड जिनको हो गया है या जो इस वायरस से लड़ रहे हैं, उन सब से बात करें, उनको मोटिवेट करें, और हम सब इस लड़ाई में साथ हैं। अपने घरों में रहें और प्लीज़ सेफ रहें। आज अंत में कोई कविता नहीं, एक निजी बात मेरे और आपके बीच, 1 on 1। कुछ लोग कहते हैं सामने से भी और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कि उम्मीद की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जब अपने पर आती है तो उम्मीद की सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। तो दोस्तों यकीन जानिए, मैंने, मेरी टीम ने, मेरे परिवार ने, मेरे दोस्तों ने और मेरे लगभग सभी करीबियों ने इस दौरान बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है। प्रायिकताएं भी इस बात की ताकीद करती हैं कि कम ही लोग इस महामारी के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दुख से बचे हों। और इन सब दुखों के बीच हम में से कितने ही होंगे जिनके अंदर जोकर फिल्म का राज कपूर बनने की क्षमता हो, जो कह सके आप बड़े दुख के साथ कि शो मस्ट गो ऑन। कोई आत्मश्लाघा, आत्मप्रशंसा नहीं है लल्लन टॉप के मन में अपने प्रति, लेकिन हम सिर्फ बहुत हम्बली, विनम्रतापूर्वक आपको बताना चाहते हैं कि हर उस बार जब मैं हम सब की बात कर रहा होता हूँ, तब अपनी भी बात कर रहा होता हूँ, अपनी टीम के दुख की भी, आपके दुख की भी। दुख हमें मांझता है, एक महाकवि यूं ही नहीं कह गया है। तो हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने क्या प्रयास किए। हम जो भी व्यक्तिगत रूप से प्रयास कर रहे हैं, चाहे अपनी पत्रकारिता के जरिए, चाहे अपनी व्यक्तिगत सामर्थ्य के चलते, वो प्रयास लगातार हो रहे हैं। और पत्रकारों को खुद खबर नहीं बनना चाहिए, इसलिए उनका जिक्र सार्वजनिक रूप से नहीं करते हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि आप में से भी कई लोग प्रचार से दूर भी अपना काम कर रहे होंगे, और इसीलिए हम उम्मीद की बात में ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं की बात करते हैं जो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई लीड है तो आप हमें बताइए। हमारा पता है covid.care@lallantop.com। उम्मीद तो बनाकर रखनी होगी, जब तक सांस लौट रही है तब तक। हजारों वर्षों के सफ़र में हम इंसानों ने इसी के सहारे इतनी तरक्की की है और बड़ी से बड़ी चुनौतियों से पार पाए हैं। इस चुनौती से भी हम जूझेंगे और आगे बढ़ेंगे।